एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करेंगे। पिछली बार जो हमारा जनवरी में एग्जाम हुआ था सीटेट का, उस एग्जाम के पेपर 1 के सीडीपी पोर्शन के 30 क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि सीटेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं सीडीपी में किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेना और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह डैश को प्रदर्शित करता है। देखिए, क्वेश्चंस के लैंग्वेज से आप समझ सकते हो कि सीटेट में कितने ज़्यादा लेंदी क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। तो इसी वजह से एक्सपेरेंट्स को जो है एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चंस पढ़ने में ही ज़्यादा समय निकल जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा लेंदी क्वेश्चंस रहते हैं और उसमें ही टाइम उनका निकल जाता है। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आप सीटेट में, क्योंकि अब क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लेंदी पूछे जाने लगे हैं। तो क्वेश्चंस का कहने का मतलब है कि लड़के ये काम करेंगे और लड़कियाँ रस्सी कूदेंगी और लड़के भाला फेंकेंगे। तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? जेंडर संबंधिता, जेंडर समानता, जेंडर समता, जेंडर रूढ़िवादिता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता, कि बच्चे ये काम करेंगे, लड़के ये काम करेंगे और लड़कियां ये काम करेंगी। तो ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, अपसारी चिंतन डैश जबकि अभिसारी चिंतन। ऑप्शन देख लेते हैं। कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, एक सही समाधान पर स्थिर है। एक सही समाधान पर स्थिर है, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है। मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है। तो अपसारी चिंतन का मतलब है कि कई वे में, कई रास्ते में आपकी सोच को फैलाना, और अभिसारी चिंतन है मतलब सिकुड़ी हुई सोच। बस केवल जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं वो अपसारी चिंतन के में आते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब आप किसी को क्वेश्चंस पूछा जाएगा, उसमें आप एक लाइन में केवल मतलब सिकुड़ी हुई उत्तर में आप जवाब देंगे, तो उसे अभिसारी। और जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको ढेर सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत होती हैं, जो आप कई जगह कई रास्ते में जाकर उस चीज़ का आंसर दे सकते हो, तो उसमें अपसारी चिंतन। कहने का मतलब है कि अपसारी चिंतन का मतलब कि आप अपने थिंकिंग को कई जगह पर ले जाएंगे और उसका उस तरह से आंसर देंगे। तो इसमें ऑप्शन पहले में है कि कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, एक सही समाधान पर स्थित है। तो सही ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। अपसारी चिंतन का मतलब है कि कई उत्तरों को प्रोत्साहित करना। मैंने आपको बताया ना कि हर जगह पर आप अपनी थिंकिंग को ले जाएंगे, फिर उसका आंसर देंगे। और अभिसारी चिंतन है बस एक जवाब देना। तो कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है अपसारी चिंतन, और अभिसारी चिंतन एक सही समाधान पर स्थिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पर सही नहीं है पूछा गया है। आप क्वेश्चंस को पढ़ते समय क्वेश्चंस की लैंग्वेज जरूर पहले समझिए, उसके बाद आप आंसर दीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं हम कि पूछा गया है कि समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। तो निगेटिव पूछा गया है, तो निगेटिव ऑप्शन में भी आपको निगेटिव ढूंढना पड़ेगा। तो अगर आप टैगवर्ड्स देखेंगे तो निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन। ठीक, यहाँ पर फिक्स्ड जो पाठ्यचर्या है और आपका और स्टैंडर्ड असेसमेंट है। ठीक है, तो सीडीपी में ये बिल्कुल भी निगेटिव है कि आप एक पर्टिकुलर सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बच्चों को पढ़ाएंगे, उससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे। तो ये आपका समावेशी शिक्षा के अंदर नहीं आता है, क्योंकि ये निगेटिव है। तो सही ऑप्शन हमारा यही हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन हैं ये। हिंदी इंग्लिश में हम आप दोनों प्रोवाइड कर दे रहे हैं। देखिए, अभिकथन दिया गया है कि शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक, उसका कारण है कि पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ बढ़ावा बनाने में जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं कि शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो बिल्कुल सही है। पैटर्न ढूंढना और दूसरे ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। बिल्कुल, जो बच्चे पहले से चीज़ें जान रहे हैं उससे रिलेट कर कर वो नई चीज़ें को सीखने की जब कोशिश करते हैं, वो बात इसमें कही गई है। तो दोनों ही बात सही है। तो सही ऑप्शन हमारा ए और आर दोनों सही है, और आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो सही ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। देखिए, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, इसलिए हम आपको डिस्क्रिप्टिव तरीके से क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं, और उसमें
ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चंस को पढ़ दे रहा हूँ इसके बाद आंसर देकर आगे निकल जाऊँ। अभी आपके पास टाइम है तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो डिस्क्रिप्ट तरीके से, तो इसलिए मैं आपको उसके बारे में डिस्क्राइब करके हर ऑप्शन के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। ठीक, बिल्कुल सही। हर बच्चे अलग अलग तरीके से अपना बचपन व्यतीत करते हैं और अलग अलग तरीके से वो एक्सपीरियंस लेते हैं अपने चाइल्डहुड से। इसका रीज़न देख लेते हैं। बच्चों का विकास सार्वभौमिक है, तो ऐसा नहीं है, सभी बच्चों का विकास एक ही तरीके से नहीं होता है, सब बच्चे का अलग अलग होता है, जो हमारे अभिकथन में कहा गया है। तो ये तो बिल्कुल सही है लेकिन ये गलत है, तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए सही है लेकिन आर गलत है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना है। इसमें पूछा गया है कि अगर आप किसी को अभिप्रेरणा किसी बच्चे को दे रहे हो, अभिप्रेरणा मतलब आप जान रहे हो ना कि मोटिवेशन, ठीक है, अगर आप किसी बच्चे को मोटिवेशन दे रहे हो तो उसमें किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है, बच्चा किस तरीके से अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगा। तो ऑप्शन चेक करते हैं हम। सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण, गलत। सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण, असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण, तो ये हमारा सही होगा। बच्चा अगर असफल हो रहा है या फिर अगर सफल हो रहा है तो दोनों चीज़ों के लिए वह खुद को अपने आप को समझ रहा है कि उसमें अगर वो असफल हो रहा है तो वो खुद से सोचेगा कि उसमें कहाँ गलती हो गई, और अगर वो सफल हो रहा है तो वो चीज़ खुद से महसूस करेगा कि उसने कहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस किया जिसकी वजह से वो सफल हुआ। तो ये चीज़ें जब बच्चों में रहेंगी तो वो लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन कर सकेगा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा 7th क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है, तो देख लेते हैं ऑप्शन। छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है। नहीं, ये मानकीकृत परीक्षण तो बिल्कुल भी एकदम निगेटिव वर्ड है। मैंने आपको बताया जहां मानक शब्द आ जाए वहां पर वो बिल्कुल भी निगेटिव है। किसी को मेजर नहीं करना है आपको। छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्त करता होना चाहिए, निष्क्रिय नहीं सक्रिय होता है। सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होता है। पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। सिलेबस एक जो आपका अकॉर्डिंग बना दिया गया है उसी पर आपको नहीं चलना है, आपको और भी चीज़ों से बच्चे को पारंगत करना है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित है, मतलब लर्निंग आपका जो एक ऑथेंटिक टास्क पर आधारित होना चाहिए। कहीं से भी ऐसे ही नहीं उठाकर बच्चों को ज्ञान देना है। जो आपका ऑथेंटिक और सार्वभौमिक प्रमाणित चीज़ें रहेंगी वो चीज़ें आपको देना है बच्चों को। ठीक है, तो सही ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के किस पहलू में तर्क एंड चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं और किस स्टेज में बच्चे जो तर्क चिंतन और समस्या समाधान करना सीख जाते हैं। क्वेश्चंस का लैंग्वेज यही है। बाकी हम ऑप्शन देख लेते हैं। सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, गतिक विकास, तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास में ही बच्चे का सार्वभौमिक विकास होता है। वो तर्क करना, चिंतन करना, क्वेश्चंस का जवाब देना, तर्क वितर्क करना, समस्या पर समाधान का चिंतन करना, सब कुछ सीख जाता है, तो वही आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की के बारे में क्वेश्चन है। लेव वाइगोस्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। तो बच्चे जो सेल्फ रेगुलेशन के लिए बच्चों में कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है उसके बारे में पूछा गया है। तो असंतुलन, अनुकूलन, निजी वाक, संगठन। तो हमारा जो इनर स्पीसीज होता है, बच्चे जो खुद से निजी वाक करते हैं, जैसे आपने कभी बच्चों को देखा होगा ना कि वो खुद से बातें करते रहते हैं, उस चीज़ के बारे में खुद से समझ करके नहीं ये चीज़ ऐसा होगा, ये चीज़ ऐसा होगा, इसको अगर ऐसे कर देते हैं तो ऐसा हो जाएगा, तो आंसर निकल आएगा। तो जो बच्चे निजी वाक करते हैं, खुद में अपने आंतरिक अभिप्रेरणा से खुद वाचाल करके अपनी चीज़ों को वो उस चीज़ का आंसर ढूंढना चाहते हैं, वो चीज़ें जब होंगी तो बच्चे स्वनियमन के लिए वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से अदर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस, और आप देख सकते हो कि 10-10, 5-5 लाइन में क्वेश्चंस एक एक हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है आप सीटेट में। ठीक है, अभी कथन देख लेते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने में इस समय पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। कहने का मतलब लॉरेंस कोलबर्ग ने जो विकास का सिद्धांत दिया था
वो नैतिक विकास के सिद्धांत में जब बच्चा ये सोचने लगता है कि ये नियम गलत है समाज के लिए और इसे बदलने की कोशिश करना चाहिए, इसको बदला जा सकता है, इसको नए रूप में ढाला जा सकता है, उस बारे में पूछा गया है। और इसका रीज़न देख लेते हो। लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। और लॉरेंस नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है, तो ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो सही ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हावर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम। इसमें आपके बारे में लैंग्वेज क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर आपका जो बुद्धि का सेट दिया गया है, जैसे अंतर व्यक्तित्व मतलब इंट्रापर्सनल, और लॉजिकल मैथमेटिकल, फिर संगीतमय म्यूजिकल परफॉर्मेंस, इसके बाद स्टेप्चुअल। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका एक बार कह सकते हैं कि हार्वर्ड गार्डनर के जो बहुबुद्धि के सिद्धांत दिया है, तो यहाँ पर बुद्धि के सेट्स दिए गए हैं, ये आपका, और यहाँ पर उसके आगे जो डैश करके कारण उसका लिखा गया है, तो वो दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं कि क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अंतर व्यक्तित्व तो इंट्रापर्सनल में दूसरों को समझना और उनके साथ संबंध स्थापित करने की कौशल। ठीक है, तो ये गलत है। अंतर व्यक्तित्व का मतलब दूसरों से समझने की नहीं है, खुद को समझने की बात की जाती है। तार्किक गणितीय, तो यहाँ पर गणितीय के बारे में नृत्य और क्रीड़ा नहीं होगा, गलत। संगीत में प्रदर्शन या रचना करने की कौशल, ये सही है। और स्थानिक प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने के कौशल, ये गलत है। संगीतमय का मतलब ही होता है कि परफॉर्मेंस से, और अगर आप जो बच्चा संगीत करना चाहता है तो वो परफॉर्मेंस देकर ही अपनी बुद्धि को तो दर्शाएगा, तो सही ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा, जो मेल खा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। ठीक है, तो निगेटिव पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर होता है। ठीक है, अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम के पुनर्गठन से है। अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होती है। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है, तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा फोर्थ। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु उत्पाद है, प्रोडक्ट है। ठीक है, लर्निंग एज ए प्रोडक्ट रैदर देन ए प्रोसेस, तो सही ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। क्योंकि नहीं पूछा गया है तो निगेटिव यही है, क्योंकि अधिगम एक प्रक्रिया नहीं, उत्पाद नहीं होती अधिगम। अधिगम एक प्रोसेस होता है, और ये निगेटिव है, तो निगेटिव ही पूछा गया है, तो निगेटिव हमारा सही होगा। बाकी ये तीनों सही है, पॉजिटिव है, तो ये गलत होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। समस्या समाधान को कौन सा कारक बढ़ावा देता है। अपसारी चिंतन, कार्यात्मक स्थिरता, निष्क्रिय अनुसरण, प्रतिक्रिया सेट, तो ये तीनों तो निगेटिव है। और इसमें पूछा गया है कि समस्या समाधान को कौन सा बढ़ावा देगा, तो मैंने आपको आगे बताया था कि अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जब आप कई दिशाओं में सोचेंगे तो तभी तो आप एक समस्या का अच्छे से समाधान कर पाएंगे। जब आप कई दिशाओं में सोच विचार कर उस चीज़ पर तर्क करेंगे, उस चीज़ का आंसर निकालेंगे, तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा अपसारी चिंतन से ही समस्या समाधान को बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। ईगो सेंट्रेशन के बारे में पूछा गया, किस स्टेज में बच्चा केवल हम की भावना रखता है, जो कुछ भी है वो हम ही हैं, ये बच्चा सोचता है, और वो जो भी कार्य करता है उससे सोचता है कि हमें क्या प्राप्त होगा इसको करने से, कौन सा लाभ हमें मिलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में पूछा गया है। तो नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन से चरण में बात कही गई है, तो पहले स्तर के पहले चरण में, पहले स्तर के दूसरे चरण में, दूसरे स्तर के तीसरे चरण में, तीसरे स्तर के पांचवें चरण में, तो सही ऑप्शन हमारा होगा सेकंड। ठीक है, पहले स्तर के दूसरे चरण में ईगो सेंट्रेशन की बात की गई है, तो सही ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा 15वां क्वेश्चन है। वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए, वंचित वर्ग मतलब इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज ग्रुप डिमांड, जो बच्चे वंचित हैं, जैसे कि मलिन क्षेत्रों से आते हैं, जो ऐसे क्षेत्रों से आते हैं जहाँ पर शिक्षा नहीं दी जाती, जहाँ पर एक आपको अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है, और जहाँ पर हर चीज़ की आपकी सुविधा नहीं होती है, कह सकते हैं कि आपको हर चीज़ का जो साधन है वो उपलब्ध नहीं होता है, तो वहाँ से जो बच्चे आते हैं उनको इंक्लूड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। उनको अगर आप इंक्लूड करते हैं अपनी समावेशी कक्षा में, तो आप किस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, ये बात पूछा गया है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम। विविधता परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए, तो सही पॉजिटिव यही है। आगे देख लेते हैं हम। पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रभावित और प्रोत्साहित किया जाना, बिल्कुल गलत। रूढ़ियों को प्रोत्साहित नहीं करना है, रूढ़ियों को खंडित करना है। सामाजिक संबंधता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना, बिल्कुल गलत। समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित करना, बिल्कुल गलत। तो सही ऑप्शन पॉजिटिव बिल्कुल यही है कि जहाँ से आप वंचित वर्ग से बच्चे आएंगे तो उनको आप उनकी संवेदनशीलता को, उनके प्रति जागरूकता को आप बढ़ावा देंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? ठीक है, आगे देख लेते हैं। उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता के बारे में पूछा गया है, मतलब कि आपकी इफेक्टिव फीडबैक के बारे में अगर क्लासरूम में आप फीडबैक देते हो तो वो उसकी विशेषता क्या है? ऑप्शन यह केवल कार्य के अंत में ही दी जाती है, या व्यापक और सामान्य होती है, या केवल परिणामों पर केंद्रित होती है, या सामयिक और विशिष्ट होती है। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा इट इज ए टाइमली एंड स्पेसिफिक। जब आप फीडबैक देंगे तो आप एक सामयिक और विशिष्ट तरीके से फीडबैक देंगे ना, बाकी ये केवल कार्य के अंतर में नहीं दी जाती हैं, या व्यापक सामान्य नहीं है, या परिणामों पर केंद्रित नहीं होती है। फीडबैक आप देंगे तो एक स्पेसिफिक तरीके से और टाइम टू टाइम फीडबैक देंगे ना, एग्जाम के बाद में फीडबैक देंगे। ठीक, तो सही ऑप्शन हमारा फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशव अवस्था में, ठीक, तो ऑप्शन देख लेते हैं। समीपस्थ सिद्धांत का मतलब प्रॉक्सी मॉडिस्टल प्रिंसिपल जो है उसमें आपकी शैशवावस्था में के बारे में क्वेश्चन किया गया है। अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। विकास सिर से पांव तक होता है। भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि वह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है। सूक्ष्म गति कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। तो शैशवावस्था की बात की गई है, तो समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि समीपस्थ सिद्धांत शैशवावस्था में अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। तो सही ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन, विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। कारण देख लेते हैं इसका। विद्यार्थियों को उनकी संस्कृति पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना चाहिए, सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। ठीक है, तो विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। बिल्कुल सही हो सकता है। जो आपका सिलेबस है, जो आपका एग्जाम पैटर्न है, जो आपका एक पर्टिकुलर पाठ्यक्रम रखा गया है, उसमें विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और बढ़ावा, जो बच्चे पहले से अपने मातृभूमि से अपने कल्चर से लेकर आए हैं, उसमें आपको अपने सिलेबस में, अपने कॉलेज के जो स्कूल्स के पाठ्यक्रम है उसमें आपको उसको बढ़ावा स्थान देना चाहिए और बढ़ावा देना चाहिए कि वो अपनी संस्कृति को अपने सिलेबस से जोड़ सकें। तो सही है, विद्यार्थियों को उनकी संस्कृति पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन, बिल्कुल सही। तो ये भी सही हो जाएगा। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। निम्नलिखित में से किसी रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। तो रचनात्मक मूल्यांकन की यहाँ बात की गई है, मतलब कि फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत को दिया गया आकलन। छात्रों और शिक्षकों को आगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन। एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलत अवधारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होती है। तो सही ऑप्शन हमारा थर्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? पठन वैकल्य मतलब डिस्लेक्सिया के बारे में आपको क्वेश्चंस पूछा गया है। तो डिस्लेक्सिया के बारे में जहां पर क्वेश्चंस होता है, आपको जानते हैं कि वहां पर भाषा को सुनने और पढ़ने में कठिनाई होती है। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा सेकंड। ठीक है, ये क्वेश्चंस तो आप कर ही ले जाओगे। ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, डिफिकल्टी इन फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग। ठीक है, डिस्लेक्सिया वहां पर ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है? ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें से कौन से प्रश्न, किस तरह के आप प्रश्न पूछेंगे जिसमें से एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से आप मूल्यांकन कर सकेंगे कि उसकी योग्यता का आकलन करने में मदद करेगा? तो वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछे जाते हैं, वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं, वे प्रश्न जो पाठ को मान्य करने वाले उदाहरणों के लिए पूछते हैं, वे पाठ जो किसी पाठ का सारांश पूछते हैं। सारांश आप पूछेंगे तो वो जो आपके बुक में रहेगा उसको तो बता देगा। वे प्रश्न जो शब्द सरल परिभाषा पूछते हैं वो भी बता। जब आप बच्चों की व्यक्तिगत राय पूछेंगे तब आप उनकी योग्यताओं के बारे में जान सकेंगे कि वो बच्चा अपने मन में किस तरह की सोच रखता है उस चीज के बारे में। ठीक है, तभी तो आप उस बच्चे की गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की बात की गई यहाँ पर। तो बच्चे जब अपने खुद से अपनी राय को व्यक्त करेंगे तो आप उनका मूल्यांकन, उनकी योग्यता का आकलन कर सकेंगे। तो सही ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाधिता एक डैश स्थित है जबकि अक्षमता एक डैश स्थिति है। ठीक है, यहाँ पर बाधिता क्या है और अक्षमता क्या है, डिसेबिलिटी क्या है और इम्पेयरमेंट क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। जैविक है बाधिता और अक्षमता कार्यात्मक है, और कार्यात्मक है बाधिता और जैविक है अक्षमता, क्रियात्मक, शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। तो जो आपकी बाधिता है वो आपकी जैविक होती है और कार्यात्मक जो होती है अक्षमता होती है। किसी चीज़ में अगर आप बाधिता, जैसे कि जो विकार हम पढ़ते हैं सीटेट में सीटीपी के पोर्शन से, वो जो होती है वो हमारी जैविक होती है, बायोलॉजिकल होती है। लेकिन जो हमारी अक्षमता होती है, जिस डिसेबिलिटी होती है, जिस चीज़ को हम करने में अक्षम होते हैं, वो कार्यात्मक होती है। उन चीज़ों को हम फंक्शनल रूप से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? संज्ञान और भावनाओं के बीच में संबंध को परिभाषित करता है, मतलब कि आपकी रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशन के बारे में पूछा गया। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। भावनाएं एवं संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं, तो बिल्कुल सही। जो आपका इमोशन है और आप कॉग्निशन है वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, तो सही ऑप्शन हमारा सेकंड ही होगा, बाकी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए बाकी को हम पढ़ भी नहीं रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन है, पढ़ने में इतना ज़्यादा टाइम निकल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है? प्राइमरी लेवल की कक्षाओं में जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वह किस प्रकार से होता है? ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं हम। जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन, जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देते हैं और उन्हें लागू करते हैं। ठीक है, इसके बाद जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना और उपेक्षा करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों और प्रतीकों से शुरू करते हैं, बिल्कुल गलत है। प्राइमरी की बात की गई है, वहां पर बच्चे मूर्त तरीके से सीखेंगे, ना कि वो संकेतों और आपके इशारों से सीखेंगे। ठीक है, तो जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करता है, किसी चीज़ को बच्चे जो सीखे हैं उनको अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू, एक सॉलिड एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप समझाएंगे, तब वो प्राइमरी लेवल के बच्चे उसको अच्छी तरीके से सीख पाते हैं, तो सही ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करना है? ठीक है, आंतरिक अभिप्रेरणा, आंतरिक मोटिवेशन के बारे में यहाँ पर बात की गई है, जो अंदर से खुद से बच्चे निकालते हैं। ठीक है, अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है, नहीं, आंतरिक के बारे में की गई है। अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है, प्रेरणा जो दंड के भय से आती है। तो आंतरिक की बात की गई है, तो सेकंड होगा अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत पर्सनल मोटिवेशन तो होता है, पर्सनल एंजॉयमेंट की वजह से, जब आप किसी को पर्सनल रुचि जो रख रहे हैं आप, उसकी वजह से जब आप कोई काम कर रहे हैं, तो वो होती है आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा आलंबन के उदाहरण है? देख लेते हैं। आलंबन के बारे में यहाँ पूछा गया, स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग मतलब पाड़। ठीक है, बोलकर सोचो, संकेत और इशारे, प्रश्न, आधा हल किया हुआ उदाहरण, रटकर दोहराओ। तो ये सभी ऑप्शन जितने भी दिए गए हैं, ये सभी स्कैफोल्डिंग के एग्जाम्पल्स हैं। तो नहीं, ई यहाँ पर आपका गलत होगा, बाकी ए बी सी डी ये चारों आपके सही होंगे, तो सही ऑप्शन हमारा थर्ड होगा ए बी सी डी। बाकी ये रट कर दोहराओ, ये आपका निगेटिव है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा क्योंकि ये निगेटिव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं, दर्शाता है कि विकास क्या है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि चिल्ड्रन अचीव ग्रॉस मोटर स्किल्स बिफोर फाइन मोटर स्किल्स। बच्चा पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स को सीखता है, फिर फाइन मोटर, मतलब आप पहले वो अपनी सूक्ष्म पेशीय कौशल करने से पहले वो अपने बड़े मसल्स का यूज करना सीखता है। तो ये लगभग सभी बच्चों में होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, अराजक, शीर्षगामी, समीप दूराभिमुख, रेखीय। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा समीप दूराभिमुख, प्रॉक्सी मॉडल होता है। ठीक है, बच्चे पहले अपनी बड़ी मसल्स का यूज करेंगे, उसके बाद ही अपनी छोटी मसल्स का यूज करना सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है क्या, ऑपरेशनल थिंकिंग और प्री ऑपरेशनल थिंकिंग के अंतर पूछे गए हैं कि दोनों में किस प्रकार से अंतर होता है, किन चीज़ों की वजह से अंतर होता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से दोनों में अंतर होता है, नॉर्मल सी बात है। विकेंद्रण की वजह से दोनों चीज़ में अंतर होता है, जो आपका प्री ऑपरेशनल थिंकिंग है और आपका ऑपरेशनल कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग है। तो दोनों में विकेंद्रण प्री ऑपरेशनल में होता है, तो इसलिए वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग से अलग होता है। तो सही ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क करते हैं? कोई बच्ची है, वो रस्सी कूद खेल रही है, वो आउट होती है, तो वो रस्सी को दोष देती है कि रस्सी ने जानबूझकर हमें आउट किया है। उसे ये सजीव निर्जीव के बारे में नहीं पता है कि वो निर्जीव है, वो आपको कैसे आउट करेगा। तो यहाँ पर साफ साफ शब्दों में पूछने का लैंग्वेज जो है वो ये है कि बच्चे किस स्टेज में सजीव और निर्जीव के बारे में अंतर नहीं कर पाते हैं। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा, देख लेते हैं हम ऑप्शन, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी चालक अवस्था, प्री ऑपरेशनल चलन अवस्था, मतलब पूर्व चलन अवस्था। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही बच्चे सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाते हैं। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आप लोग अपना स्कोर बताइएगा कि आपके 30 क्वेश्चंस में थे कितने क्वेश्चंस राइट हुए। ठीक है, ये CDP के हमारा 30 क्वेश्चंस था, तो आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस प्रकार की वकालत करते हैं कि, देख लेते हैं ऑप्शन, शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। निष्क्रिय रूप से तो बिल्कुल नहीं, सक्रिय रूप से किसी ज्ञान को आप प्राप्त करेंगे। शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। व्याख्यान देने और समझने में प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण सक्रिय होता है। व्यवहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया में प्रभावी शिक्षण होती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सामाजिक संरचनावादी विचार के बारे में। तो शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, बच्चे निर्माण करता होते हैं ज्ञान का।
ठीक है, ये बात इसमें कही गई है, तो सही ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। तो ये थे हमारे सीडीपी के 30 क्वेश्चंस। अब आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में स्कोर जरूर बताइएगा कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सीडीपी के पोर्शन से सही हुए। हमने आपको एग्जाम का लैंग्वेज बता दिया, किस तरह से लेंथी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने आपको आज इस जो हमारा जनवरी में पेपर हुआ था उसके बुकलेट को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सीटेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो और क्लासेस हमारे इस चैनल पर रेगुलर आती रहती हैं।